नमस्कार, मैं रुपेश कुमार उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा, मैं पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूं कि छात्रावास अधीक्षक है, उसमें जो सामाजिक अध्ययन वाला जो पार्ट है, उस सामाजिक अध्ययन का जो पार्ट है उसमें से आप सभी के लिए 15 नंबर के प्रश्न आने को है। सामाजिक अध्ययन का जो आपका सिलेबस था, तो इस सामाजिक अध्ययन के सिलेबस का मैं डील पिछले वीडियो में पूरा कर चुका हूं। इस 15 नंबर के संबंध में हम पिछली बार पढ़े थे भारतीय इतिहास को लेकर हम एमसीक्यू श्रृंखला लाए थे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल में कौन कौन से प्रश्न कहां से आएंगे, ये हम आज डील करने वाले हैं। तो ये श्रृंखला निरंतर चलती रहेगी आप सभी के लिए, ताकि आपका जो सामाजिक अध्ययन का जो सिलेबस ज्यादा बड़ा है और नंबर कम आने को है, तो आपकी तैयारी उड़ान के एमसीक्यू श्रृंखला के साथ कंप्लीट हो जाए कहीं ना कहीं। हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है, हमारी संस्थान उड़ान आईएएस एकेडमी के द्वारा हमारी जो ब्रांच है बिलासपुर पे जो नई ब्रांच है, वहां पे शिक्षक भर्ती को लेकर एक नया बेंच लॉन्च किया जा रहा है। ये जो लॉन्च है 1 अगस्त को, समय होगा शाम को 5 बजे से 8 बजे के मध्य। मुख्य रूप से यह जो बैच होगा शिक्षक भर्ती को लेकर होगा। साथ साथ अभी हाल ही में आप सुने होंगे जो छत्तीसगढ़ में जो चर्चा चल रही है शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसके तहत एक नया बैच प्रारंभ किया जा रहा है। ये जो बैच होगा वो बिलासपुर ब्रांच में होगा, शाम का समय होगा। यह बैच आपको ऑफलाइन के साथ साथ आप सभी को सुविधाएं मिलेगी ऑनलाइन का। आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। इसके अतिरिक्त अगर आप रायपुर के भी शाखा है उसमें अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो रायपुर में 29 जुलाई को एक नया बैच प्रारंभ हो चुका है। 29 जुलाई को यह बैच भी शाम का बैच है। इसका समय है शाम को 5:30 बजे से 8:30 बजे के मध्य। ये रायपुर का है, और जो हम अभी बताएं आपका ये बिलासपुर ब्रांच का है। दोनों पे वही फैकल्टी आपको अध्ययन करवाएंगे जो आप रायपुर और बिलासपुर में आप देखने को मिलता है आप सभी को। तो जल्द से जल्द बैच के जानकारी भी ले सकते हो, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना वहां पे, ठीक है। हम बढ़ते हैं मेन आपके वीडियो की ओर। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे अधिक भू आकृति प्रदेश निम्न में से कौन सा पूछा गया है। तो जियोग्राफिकल है कहीं ना कहीं, तो ये जियोग्राफिकल में हम पढ़ने वाले हैं भारत के बारे में मेन, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें विश्व का भूगोल नहीं दिए गए, ध्यान रखेंगे आप। तो भारत की जियोग्राफिकल कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, तो जियोग्राफिकल में क्या पढ़ते हो, पर्वत, पठार और मैदान, 3 शब्द आता है जियोग्राफी पे। क्या क्या, पर्वत, पठार और एक क्या होता है, मैदान। मेन यही शब्द आते हैं कहीं ना कहीं। तो भारत का ये जो भूभाग है इसको कौन कौन से हिस्से में बांटा गया है। तो सबसे पहले उत्तर पूर्व में पढ़ते हो आप हिमालय पर्वत, ये है आपका हिमालय पर्वत। दक्षिण पे आप पढ़ते हो त्रिभुजाकार आकृति में प्रायद्वीपीय पठार, ये है आपका प्रायद्वीप पठार। और इन दोनों के मध्य आप पढ़ते हो मध्य का विशाल मैदान, जिसको आप गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान बोलते हो। ये 3 भाग है मेन, हिमालय पर्वत, मध्य का मैदान और एक पठार। साथ साथ भारत का दक्षिणतम जो हिस्सा है ये 3 और समुद्र से घिरा है। ये एक अरब सागर है और एक बंगाल की खाड़ी। तो ये जो हिस्सा है यहाँ भी क्या होगा, तट होगा, कोस्टल एरिया, तो इसको बोलते हैं तटीय मैदान। ये कहलाता है तटीय मैदान। इस प्रकार भारत के भूभाग का विभाजन कितने भागों में, 4 भागों में। हिमालय पर्वत, प्रायद्वीप पठार और मैदान 2 प्रकार का, मध्य का मैदान होगा और एक तट का मैदान होगा। तो कभी भी पूछा जाएगा तो कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में। तो भारत की भू आकृति प्रदेश कितने भागों में, तो 4 भागों में। मेन ही वही है, लेकिन इसके अतिरिक्त भारत में और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे लक्षद्वीप, यहाँ पे अंडमान निकोबार, ये अलग है। और यहाँ पे क्या, थार का मरुस्थल, तो ऐसे और अलग अलग है। तो भारत की भौगोलिक स्थिति भिन्नतात्मक है। तो देखिए आप, इसमें पूछा गया है सर्वाधिक किसका विस्तृत है। तो ये जो आपका मैदान है, ये वाला हिस्सा उत्तर का मैदान, यही लगभग 43% है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे ज्यादा विस्तार किसका पूछा जाएगा तब, उत्तर के मैदानी भूभाग, ध्यान रखेंगे। मध्य का विशाल मैदान, फिर पठार अलग है, वहां पे 10% आपका पर्वत है कहीं ना कहीं वहां पे हो, तो अलग अलग डिवाइडेड है वहां पे हो। तो इसके अनुसार आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्यान रखेंगे आप।
अगला प्रश्न देखते हैं। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुआ है? अभी मैंने बताया कि भारत का दक्षिणतम जो भूभाग है वो 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है। ये जो हिस्सा है आपका 3 ओर समुद्र से घिरा है। ये जो हिस्सा है ये अरब सागर है, अरब सागर। और ये जो हिस्सा है पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी है। भारत का 2 द्वीप समूह है। ये वाले हिस्से में है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो कि भारत का क्या है, एक यूटीएस है। यहाँ पे एक द्वीप समूह है जिसका नाम है अंडमान एवं निकोबार। ये 2 द्वीप समूह है। तो यहाँ पे पूछा गया किसको, लक्षद्वीप को। दोनों को समझा देता हूँ, सुनेंगे ध्यान से। ये जो लक्षद्वीप है इसका जो निर्माण हुआ है प्रवाल भित्ति से हुआ है। प्रवाल भित्ति जिसको आप बोलते हो कोरल रीफ, इंग्लिश में क्या बोलते हो, कोरल रीफ। और कोरल रीफ क्या होता है, समुद्री जीव होता है जिसका बॉडी बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। आया समझ में? अब एक जब इनकी डेथ होती है तो एक ही जगह जमा होते जाता है ये एक के बाद एक, तो फाइनली क्या होगा, पानी के ऊपरी सतह पे आ जाएगा। तो चारों ओर किससे घिरा होगा, वो समुद्र से या पानी से। और पानी से चारों ओर से घिरा होता है, क्या बोलते हो उसको, द्वीप बोलते हो। तो ये कैसा बना है, प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ से। ये भारत का एक यूटीएस है, संघ शासित प्रदेश। तो इसकी राजधानी पूछा जाता है कभी कभी, इसकी राजधानी है कवरत्ती। इसकी राजधानी क्या है, कवरत्ती। दूसरा है हमारा द्वीप समूह अंडमान निकोबार। इसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी से या लावा से, ज्वालामुखी के ठंडा होने से या लावा के उद्गार से। दोनों में डिफरेंस है, ये एक समुद्री जीव से बना है और एक ज्वालामुखी या लावा के उद्गार से बना है, ये वाला हिस्सा। तो ध्यान रखेंगे ये भी भारत का क्या है, एक यूटीएस है। तो इसकी राजधानी याद करना है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, ये याद करना है। ध्यान रखेंगे दोनों अलग अलग टाइप से बना है, ये लावा से बना है और एक प्रवाल भित्ति जिसको मूंगा भी बोल देते हो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपको, लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या ज्वालामुखी है, क्या नहीं, क्योंकि ये जो ज्वालामुखी है ये अंडमान निकोबार है। मृदा निष्पक्षण से नहीं, आप पढ़ेंगे मृदा से संबंधित जो अवसादन या अवक्षेपण होता है इससे बना है आपका कौन सा, माजुली द्वीप, माजुली द्वीप जिसको नदी द्वीप बोलते हो आप, नदी द्वीप कहलाता है यही नदी द्वीप। ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है, असम पे है ये। और एक होता है प्रवाल भित्ति से उत्पन्न, तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रवाल भित्ति। तो अलग अलग टाइप के द्वीप हैं। भारत में एक माजुली द्वीप है जो असम पे है, ब्रह्मपुत्र नदी के अवसादों से बनता है, मिट्टी के अपरदन निक्षेपण अवसादन जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पे प्रवाल भित्ति होगा, ध्यान रखेंगे। तो ये भी याद रखेंगे और इसको भी थोड़ा आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट किस नाम से जाना जाता है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, वही चीजें हैं बार बार। यहाँ पे देखो समुद्र वाला हिस्सा है, तो ये जो हिस्सा है आपका मुख्य रूप से अरब सागर है और इसको वही बता चुका हूं बंगाल की खाड़ी है। हम बात करें भारत की समुद्री सीमा का, तो सबसे पहला कौन सा राज्य लगता है, गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, इसके नीचे कर्नाटक, और यहाँ पे छोटू सा कौन है, गोवा, और ये नीचे वाला हिस्सा कौन सा है आपका, केरल। कितने राज्य यहाँ पे, 5 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और इस क्षेत्र पे आपका तमिलनाडु, और यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे है ओडिशा, और इस हिस्से पे कौन सा, पश्चिम बंगाल। कितने राज्य है, 4। तो भारत की समुद्री सीमा कितने राज्यों से लग रही है, समुद्री सीमा कितने राज्य, 9 राज्य से लगती है, ये ध्यान रखेंगे। और सर्वाधिक कौन सा राज्य बनाता है, गुजरात, और सबसे कम बनाता है कौन सा, गोवा। तो इसी में पूछा गया है ये जो तमिलनाडु और केरल का जो तट है ये क्या कहलाता है, ये वाला हिस्सा, तो इसको बोला जाता है कोरोमंडल तट। चोल राजवंश के समय का ये नाम है, ध्यान रखेंगे। तो कोरोमंडल तट किसको बोला जाता है, तमिलनाडु आंध्रा। केरल वाला तट क्या कहलाता है, इसको बोलते हो मालाबार तट, ये कहलाता है मालाबार तट। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया, ये वाला कोरोमंडल तट है और ये अरब सागर में मालाबार
तट, यहाँ पे याद रखेंगे चोल राजवंश का शासन था, चोल वंश का, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो आपका जो प्रश्न पूछा गया है वो तमिलनाडु और आंध्रा को लेकर पूछा गया है। तो ये वाला जो हिस्सा है कोरोमंडल तट है, ये आंसर सही है। आया समझ में, आंसर ए। अब मालाबार किसको बोला जाएगा? केरल वाले तट को बोलते हैं, जहां लेटेराइट मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित कौन सा पर्वत है, पूछा गया है नर्मदा और ताप्ती के बीच। तो भारत की भू आकृति प्रदेश में आप पढ़ते हो मुख्य रूप से दो पर्वत, एक का नाम है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल, और एक का नाम है सतपुड़ा पर्वत। ऊपर वाले का नाम क्या है? विंध्याचल, विंध्याचल, नीचे वाले का नाम है सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत। और यहीं पे इन दोनों के बीच है अमरकंटक का पठार, जहां से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है नर्मदा। इस नदी का नाम क्या है? नर्मदा। और सतपुड़ा के दक्षिण से गुजरती है जिसका नाम है ताप्ती, ताप्ती नदी। अब समझ में आया? ऊपर विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा और एक ताप्ती। क्वेश्चन समझना ध्यान से, नर्मदा और ताप्ती के बीच पूछा गया है। तो यहां देखो नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत, ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। इस सतपुड़ा पर्वत का विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार फैला है कहां से? गुजरात से लेकर कहां तक है? ये आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा, ये वाला हिस्सा है। इस पर्वतों की बात करें अगर सतपुड़ा पर्वत का, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सतपुड़ा पर्वत में सबसे जो पहला पर्वत है यहाँ पे, इस पर्वत का नाम है राजपीपला की पहाड़ी, राजपीपला की पहाड़ी। सेकेंड जो पर्वत श्रृंखला है इसी का नाम है आपका सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा। और थर्ड जो पर्वत है एमपी पे, इसका नाम है महादेव की पहाड़ी, महादेव। और इसका जो पूर्वी हिस्सा है जो एमपी और सीजी बॉर्डर लगता है, इसका नाम है मैकल, जिसको आप मैकाल पर्वत बोलते हो। तो कितने पर्वत श्रृंखला होंगे? 4, राजपीपला, सतपुड़ा, महादेव और एक मैकाल। तो आप पढ़ते हो छत्तीसगढ़ में कभी कभी कि छत्तीसगढ़ में जो सतपुड़ा पर्वत है ये किसका हिस्सा है पूछा जाता है, तो मैकल पर्वत का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। तो इस मैकल पर्वत और ये पूरा सतपुड़ा, इसकी ऊंची चोटी है महादेव में, इसका नाम है धूपगढ़। पंचमढ़ी सुने होंगे आप, 1350 मीटर ये हाइट है, सबसे ऊंची चोटी। कहाँ पे है ये? महादेव पर्वत पे है। ये कौन से पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटी है? सतपुड़ा का है। आया समझ में ये? चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या है? सतपुड़ा, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न पर्वत में अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर क्या है? सही क्रम जमाना है। अधिक से कहां? कम की ओर जमाना है। तो ध्यान रखेंगे आप, पहले तो इन पर्वतों की ऊंची चोटी याद होना चाहिए आप सभी को। तो ये जो आपका काराकोरम है जिसको K2 बोलते हो आप, K2, या यही कहलाता है गार्डविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गार्डविन ऑस्टिन है, ये ध्यान रखेंगे। इसका हाइट है 8611 मीटर, ये ध्यान रखेंगे। डोडा बेट्टा या दोदा बेट्टा पश्चिमी घाट में है ये पर्वत। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है यही, हाइट है 2637 मीटर। अनाईमुड़ी अन्नामलाई की ऊंची चोटी है पश्चिमी घाट में 2695 मीटर, ये वाला। अरावली पर्वत, मुख्य रूप से अरावली पर्वत ऊंची चोटी आप पढ़ते हो गुरु शिखर, गुरु शिखर, जिसका हाइट है 1722 मीटर। और जिंदा गधा पूर्वी घाट की ऊंची चोटी विशाखापट्टनम में 1680 मीटर, जिसको आप पढ़े हो अरोया कोंडा या विशाखापट्टनम की पहाड़ी, ये वही हिस्सा है। तो आप लोग देखो सबसे ऊंचा कौन सा हो गया? काराकोरम। सेकंड नंबर में कौन सा? ये अनाईमुड़ी, जो कि प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी भी है। ये जो आप पढ़ते हो प्रायद्वीप पठार, इस प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी है कौन सा? अनाईमुड़ी। और इस पश्चिमी घाट का भी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। तो सेकंड नंबर में कौन सा आएगा? अनाईमुड़ी। तो पहला और तीसरा, तो देखो कहाँ कहाँ हो रहा है, ये पहला और तीसरा और पहला और तीसरा। फिर इसमें देख सकते हो डोडा बेट्टा, तो यहाँ पे 2 नंबर। फिर कौन सा? चौथा नंबर 1722 1680। तो आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। आया समझ में? ये तो हाइट के अकॉर्डिंग है, ये अधिक से कम की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे तब आंसर देंगे। सुमेलित नहीं है पूछा गया, ध्यान रखेंगे।
सरदार सरोवर बांध क्या नर्मदा नदी पे है? ये बिल्कुल सही है, ये गुजरात पे है, ये गुजरात पे, ध्यान रखेंगे आप। तिलैया बांध क्या गोदावरी नदी पे है? देखते हैं इसको है कि नहीं, पहले देख लें। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पे, सही है, ये मध्य प्रदेश पे है। ये नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे, ये भी सही है आपका। एक है तिलैया बांध जो कि है कहाँ पे? बराकर नदी पे, झारखंड पे है ये, बराकर नदी पे, जो दामोदर नदी की क्या है? सहायक नदी, झारखंड वाले हिस्से पे, ध्यान रखेंगे। तो ये तिलैया बांध इस नदी पे है, गोदावरी पे है क्या? नहीं है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। ये सही आंसर क्या होगा आपका? बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर परियोजना आए हैं, सूचीबद्ध दिए गए, सूची 2 दिए गए। अब यहाँ पे सुमेलित करना है। यहाँ पे कावेरी नदी दिया गया है, कृष्णा नदी, नर्मदा और एक चंबल। कावेरी नदी पे कौन सी परियोजना है ये पता होना चाहिए। जैसे कृष्णा नदी पे अभी मैंने बताया कृष्णा नदी का, चंबल का मैंने बताया, जैसे चंबल का मैंने बताया गांधी सागर, तो डी का 3 मान लीजिए, उधर का नहीं बता है। नर्मदा पे बताया कौन सा? सरदार सरोवर, तो सी का 4। अब मैच कर सकते हो, सी का 4 कहाँ मैच हो रहा है? एक जगह और ये 2 जगह। डी का 3 कहाँ मैच हो रहा है? ये आपका ये वाला हिस्से पे। अब पता नहीं है तो कावेरी का देखो मेट्टूर, कृष्णा का अलमाटी सागर कर्नाटक पे, और मेट्टूर कहाँ पे है? तमिलनाडु पे है, ये याद होना चाहिए। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ये कहाँ पे है? गुजरात पे है। ऐसा करके तो यहाँ पे देखो 2 1 4 3, तो आंसर क्या होगा आपका? ये बी आंसर होगा। मैं आपके सिलेबस के अनुसार बता रहा हूँ कि सिलेबस में क्या लिखा है आपके हॉस्टल ऑर्डर में। पहला लिखा है भारत की भू आकृति प्रदेश, दूसरा लिखा है बहुउद्देशीय परियोजना, तीसरा खनिज संसाधन, चौथा उद्योग, यही सब लिखा है बस कहीं ना कहीं वहां पे। तो ध्यान रखेंगे ये बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आता है। ये क्लियर हुआ? अगला प्रश्न, भारत के किस जलप्रपात को सबसे चौड़ा जलप्रपात या नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? देखो 2 चीजें हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात और भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है छत्तीसगढ़ राज्य में, और छत्तीसगढ़ राज्य में एक जलप्रपात है चित्रकूट, जो अभी हाल ही में बहुत फेमस है, आप देखे होंगे अगर आप सोशल साइट से जुड़े होंगे तो। चित्रकूट जलप्रपात कौन से जिले पे है पूछा जाएगा तो ये है बस्तर पे। किस नदी पे पूछा जाएगा तब ये इंद्रावती नदी पे है, ये ध्यान रखेंगे, इंद्रावती नदी पे। अब ये सबसे चौड़ा है, माना जाता है इसका जो आकृति है एक इस प्रकार से गाय के खुर के समान है, जिसका जो ऐसा चौड़ाई है 100 मीटर, लगभग 300 फीट चौड़ाई, और मीटर में लोगे तो 100 मीटर, और इसकी ऊंचाई जो है कितना है? लगभग 90 फीट के आसपास, ये ध्यान रखेंगे आप। तो सबसे चौड़ा है। वही ऊंचा की बात करें तो ऊंचा पे है मुख्य रूप से एक अभी हाल ही में चर्चा पे आया है कुंचिकुल, ऐसा करके है, कुंचिकल ऐसा करके है जलप्रपात। कहाँ पे है ये? कर्नाटक पे है, ये ध्यान रखेंगे। कुंचिकल कहाँ पे है? कर्नाटक। इससे पहले आप गढ़सोप्पा को पढ़ते थे, आप पढ़े होंगे गढ़सोप्पा जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पे। लेकिन अभी हाल ही में जो नया डाटा जो आपको देखने को मिलता है वो कुंचिकल का एक जगह है वहां पे मिलता है, ठीक है। वही बता रहा हूँ, जो कर्नाटक जो राज्य है वहां पे जो कुंचिकल जो क्षेत्र है उसमें हमको देखने को मिलता है सबसे ऊंचा जलप्रपात, जो कि आपको मिलेगा कौन सी नदी पे? वराही नदी पे। वराही नदी 400 मीटर से भी बहुत ऊंचा है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो सबसे ऊंचा कुंचिकल और सबसे चौड़ा कौन सा? चित्रकूट जलप्रपात। तो इसके अनुसार आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है, कारण क्या है पूछा गया है। तो चेन्नई मतलब कौन सा राज्य? तमिलनाडु। तो भारत में आप अभी वर्षा का समय है, तो आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होंगे तो बार बार वो शब्द सुनते होंगे, भारत में मानसून का आगमन होता है दक्षिण पश्चिम से। ये कौन सा दिशा है? दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं, ये होता है दक्षिण पश्चिम। ये कौन सा महीना में आता है? ग्रीष्म ऋतु पे आया। तो ग्रीष्म ऋतु पे जो वर्षा होती है क्या बोलते हो? दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा, ये बोला जाता है ग्रीष्म ऋतु। लेकिन एक बार और वर्षा होती है भारत में, जो होता है लौटता मानसून या उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं से। यहाँ ऊपर मैप बने देखिए आप, ये वाला हिस्सा जो हम बात कर रहे हैं,
इसको बोलते हो लौटता मानसून या उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं, क्योंकि कहां से आ रही है, उत्तर पूर्व से आ रहे हैं। अब ये जो क्षेत्र है यहां से जो हवा गई है ये वाला दक्षिण पश्चिम, ये मुख्य रूप से कहां से जाती है, हिंद महासागर से जाती है। ये कौन सा हिस्सा है, हिंद महासागर, और महासागर से जा रही मतलब उन हवाओं में क्या होगा, नमी होगी, आर्द्रता होगा, जिसके वजह से क्या करवाती है, ये पूरे क्षेत्र में वर्षा करवाती है। लेकिन ये जो हवा जो आ रही है ये शुष्क क्षेत्र से है, तो क्या इसमें वर्षा होगी, क्या नहीं होता है। लेकिन ये जो हिस्सा आ रहा है ये वाला बंगाल की खाड़ी से आ रहा है यहाँ से, तो ये बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता उठाएगी और तमिलनाडु में क्या करवाती है, वर्षा करवाती है। आया समझ में, इधर से हिंद महासागर से गया, नमी था तो वर्षा करवा दिया ग्रीष्म ऋतु में। यहाँ से भी आती हवाएं, लेकिन शुष्क मैदानी क्षेत्र से आएगा तो वर्षा होगी क्या, नहीं। यहाँ से जो आ रहा है बंगाली खाड़ी से तमिलनाडु में क्या करवाती है, वो वर्षा करवाती है। इसी वजह से आप तमिलनाडु में एक नदी पढ़ते हो, कावेरी नदी, दक्षिण भारत का एकमात्र नदी है जो सदा नीरा है, सदा नीरा, तभी तो दक्षिण की गंगा बोलते हैं किसको, कावेरी नदी को बोला जाता है। ध्यान रखेंगे सदा नीरा नदी है। तो यहाँ जो प्रश्न है ये पूछा जाता है, क्योंकि ये जो आया कौन सा महीने में आता है, शीत ऋतु पे आता है। शीत ऋतु मतलब कौन सा महीना, जाड़े का महीना, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन के अनुसार देखें कि चेन्नई में जाड़ों मतलब शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है, तो उत्तर पूर्वी मानसूनी हवा की वजह से होती है। आया समझ में, ध्यान रखेंगे आप। पहली वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु में केरल पे, और ग्रीष्म ऋतु के अलावा शीत ऋतु में होता है कहाँ पे, तमिलनाडु में, केवल एक जगह पे, ठीक है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, जिसको आप बोलते हो ISFR, ये बोला जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षा द्वारा आच्छादित है, ऐसा पूछा गया है। ये रिपोर्ट हम बता रहे हैं 2021 का। ध्यान रखेंगे ISFR रिपोर्ट जारी करता है प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में रिपोर्ट जारी करता है। अभी 2023 का रिपोर्ट अभी पब्लिश नहीं हुआ है, ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ इसका मुख्यालय कहाँ पे, ISFR का, तो इसका मुख्यालय आप कहाँ पढ़ते हो, देहरादून। कहाँ है, देहरादून, उत्तराखंड पे है ये ध्यान रखेंगे आप, उत्तराखंड पे। अब ये रिपोर्ट जारी किया था 2021 में, उसके अनुसार भारत का कितना % क्या है आपका आच्छादित है, तो 24.62% है, ये ध्यान रखेंगे आप। लेकिन नियम ये बोलता है कोई भी देश का या कोई भी राज्य का 33% क्या होना चाहिए आपका, वनाच्छादित होना चाहिए, लेकिन भारत का भी नहीं है, तो 24.62 याद रखेंगे आप, ठीक है। ये बी ऑप्शन सही होगा ये। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम पूछा है। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, घटते हुए, जैसे एक आरोही पढ़ते हो जो बढ़ते हुए होता है, अवरोही मतलब क्या होता है, घटते हुए। तो यहाँ पे आपको नदी की लंबाई पता होनी चाहिए पहले तो। पहला देख लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी दिया गया है, इसकी लंबाई है कुल 2900 किलोमीटर। गंगा की नदी है 2525 किलोमीटर। गोदावरी कितना है 1465 किलोमीटर। नर्मदा लगभग 1312 किलोमीटर। देखिए जो पहला नंबर बताया उसी में आप समझ सकते हो, बाकी नदी का तो दिया ही है खैर वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, बढ़ते से कहाँ, घटते क्रम में, तो आंसर क्या होगा आपका, ए सही होगा। पहली ऑप्शन मिल गया आप सभी को। तो इसके लिए आपको उसका लंबाई पता होना चाहिए कहीं ना कहीं, तब जाके आप बता पाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार कीजिए बोला है। देखते हैं विचार करते हैं क्या दिया गया है। पहला, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है दक्षिणी अंडमान में बोला गया है। तो हम भारत का अक्षांश और देशांतर पढ़ते हैं, जब अक्षांश और देशांतर को लेकर, तो भारत का अक्षांशी विस्तार अगर देखा जाता है तो ये कन्याकुमारी में कितना है 8 डिग्री 4 मिनट। जगह कौन सी है, कन्याकुमारी, ये है। नॉर्दर्न में देखते हैं ये वाले हिस्से पे 37 डिग्री 6 मिनट, कौन सा जगह है, इंदिरा कॉल, लद्दाख पे है ये, ठीक है। साथ साथ हम पढ़ते हैं एक हमारा द्वीप समूह बताया था UTS है, इसका है 6 डिग्री 4 मिनट। ये जगह कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, और ये कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार पे है ये, ठीक है, ग्रेट निकोबार पे। अब देखो वहीं पे क्या बोला है कि इंदिरा पॉइंट जो है दक्षिणी अंडमान में बोल दिया है, तो ये तो गलत हो गया पहला वाला, ये तो ग्रेट निकोबार में है, तो पहला क्या हो गया, ये गलत हो गया। दूसरा,
अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिणी अंडमान में बोला गया है। अब फिर से अंडमान निकोबार में आ गया है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा अंडमान निकोबार को बता रहा हूं, समझेंगे ध्यान से। अंडमान एंड निकोबार सबसे ऊपर में है नॉर्थ अंडमान, बीच में आता है कौन सा, मिड अंडमान, इसके नीचे आता है कौन सा, साउथ अंडमान, और एक छोटू आएगा, क्या बोलेंगे, लिटिल अंडमान। अलग अलग है ना, नॉर्थ, मिड, साउथ, लिटिल। तो ये जो हिस्सा है नॉर्थ अंडमान में, इसकी ऊंची चोटी क्या है, सैडल पिक, सैडल पिक। और मिड अंडमान में क्या है, इसके बाजू पे आप पढ़ते हो बैरन द्वीप, भारत का एकमात्र सक्रिय द्वीप ज्वालामुखी वाला। और साउथ अंडमान में पढ़ते हो, इनकी राजधानी क्या है, मैं बता चुका हूं अभी इससे पहले, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर है इसकी राजधानी। तो कहां पे है वो, साउथ अंडमान में है ये। अब इसी के नीचे आप पढ़ते हो निकोबार को। अब निकोबार को जब पढ़ते हो तो पहला वाला कार निकोबार, दूसरा वाला लिटिल निकोबार, और सबसे दक्षिण में कौन सा, ग्रेट निकोबार। ये तो यहाँ पे ग्रेट निकोबार में क्या है आपका, इंदिरा पॉइंट है, 6 डिग्री 4 मिनट। तो पहला कथन तो क्या हो गया आपका, गलत हो गया। दूसरा कथन देखो, पोर्ट ब्लेयर का साउथ अंडमान में है क्या, हाँ सही है, अभी मैंने बताया साउथ अंडमान में है ये। तो ये क्या हो गया, दूसरा कथन सही हो गया। बैरन द्वीप जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, क्या ये लक्षद्वीप में है क्या, अभी बताया मैंने, अंडमान निकोबार में है ये, मिड अंडमान के बाजू में वहां पे। तो ये क्या हो जाता है, सेकंड वाला, ये वाला थर्ड वाला भी गलत। आगे क्या दिया, नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा है, केवल 2 है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बी होगा। आया समझ में। तो थोड़ा सा मैं बता दी, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, कौन सा क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न प्रमुख दर्जे को दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में जोड़ना है। तो ये दर्जा कहाँ पे हो, पहले देख लेते कहीं ना कहीं। तो ये जो दर्जा है आपका पश्चिमी घाट वाले हिस्से पे है, ये आपका पश्चिमी घाट होता है। पश्चिमी घाट में सबसे ऊपर है आपका थाल घाट, ये हिस्सा कौन सा है, थाल घाट। इसके बाद नीचे पे है भोर घाट, थार घाट, भोर घाट। फिर ये वाले हिस्से में, केरल वाले हिस्से में पाल घाट, और सबसे दक्षिणतम भाग कौन सा है, सेनकोट्टा। ये 4 दर्जे हैं इस प्रकार से पश्चिमी घाट का, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, दक्षिण से कहाँ जमाना है, उत्तर। तो ये ऐसा क्रम होगा। तो पहला क्या आएगा, सेनकोट्टा, देखो कहाँ पे है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, देखो ये तो खत्म हो गया। दूसरा देखो पाल घाट, ये है पाल घाट, फिर भोर और ये थाल। तो सही आंसर क्या होगा, सी आंसर क्या होता है आपका, ये सही होता है। आया समझ में। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना, दक्षिण से उत्तर बोला है कि उत्तर से दक्षिण बोला गया है, आया ना समझ में। तो ये पूछा गया क्या, दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है। चलिए निम्नलिखित युगों पर क्या करना है, विचार करना है। अब देखिए एक तरफ पहाड़ी का नाम दिया गया है और एक तरफ कहाँ स्थित है ये बताया गया है। तो गारो की पहाड़ी जो है क्या मेघालय पे है, बिल्कुल सही है। ये आप पढ़ते हो गारो, खासी और एक पढ़ते हो जैंतिया। तो ये तीनों पहाड़ी कौन से राज्य में है, ये मेघालय पे, सही है पहला वाला। मिकिर की पहाड़ी क्या अरुणाचल प्रदेश में है क्या, ये गलत है, क्योंकि मिकिर की पहाड़ी कहाँ पे, असम राज्य पे है ये। आया समझ में। ये कैमूर पर्वत क्या सिक्किम में क्या, ये तो और गलत हो गया। कैमूर पर्वत कहाँ पे है, आप पढ़ते हो मध्य प्रदेश वाले हिस्से में, सर्वाधिक विस्तार। तो देखो 2 और 3 गलत, पहला वाला बस क्या होता है, सही। तो उपर्युक्त में से कौन सा सुमेलित है पूछा गया, तो केवल एक सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ये आपका बी। आया समझ में। ये तो गारो, खासी, जैंतिया मेघालय पे है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है, इन चारों में से कौन सा हिस्सा जहाँ पे सबसे ज्यादा खनिज पाई जाती है। तो आप भारत की भौगोलिक स्थिति जब पढ़ते हैं तो ये जो हिस्सा है यहाँ पे सबसे ज्यादा पाई जाती चट्टान कौन सी, गोंडवाना क्रम की चट्टान, ये है गोंडवाना, सबसे ज्यादा पाई जाती है। यहीं पे पाया जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टान, यहीं पे मिलता है आपको दक्कन ट्रैप की चट्टान, दक्कन ट्रैप। अब सुनना ध्यान से, गोंडवाना क्रम की चट्टान से हमको प्राप्ति होती है किसका, कोयले का, कोयला खनिज मिलता है यहाँ से। धारवाड़ से क्या मिलता है, धात्विक खनिज, और धात्विक खनिज में सबसे ज्यादा क्या, लौह अयस्क का मिलता है। और दक्कन ट्रैप से क्या मिलता है, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट। और ये जो क्षेत्र है कौन कौन सा है, ये वाला मेन झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ का नॉर्थ ईस्ट
ये वाला छत्तीसगढ़। तो इन्हीं में क्या मिलता है, जैसे झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है, जादूगोड़ा, यूरेनियम, क्या मिलता है यहाँ पे, यूरेनियम मिलता है यहीं से। अब आप लोग देखिए काफी प्रकार के खनिज मिल रहे हैं, और ये जो ग्रीन कलर जितना बनाया हूं इसी को बोला जाता है छोटा नागपुर का पठार या पूर्वी पठार। छोटा नागपुर का पठार यह बोला जाता है क्या, पूर्वी पठार। तो ऑप्शन आप देख सकते हो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे। तो देखिए ये वाला ऑप्शन नंबर ए, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होता है वहां पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह या चट्टान भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है। चलिए अब भी मैंने बताया जस्ट रिसेंटली, ये जो आंसर है आपको देना है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि कोयला निम्न में से कौन से खनिज समूह से आपको प्राप्त होता है। आया समझ में, ये आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलिए आपके लिए छोड़ देता हूं मैं ये वाला। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहां से पाया जाता है। अभी मैंने जस्ट बताया कहां पे, जादूगोड़ा। कहां पे है ये, झारखंड पे है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसको जोड़ती है। तो पहले याद करना है स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है परिवहन से। परिवहन में कौन सा परिवहन, सड़क मार्ग से परिवहन, ये याद रखना है। अब परिवहन में तो बहुत सी चीजें आती है, रेल आता है, आपका जल मार्ग आता है, आपका वायु मार्ग आता है, ट्रेन भी आता है ना। तो ये परिवहन किससे संबंधित है, सड़क मार्ग से। अब चतुर्भुज क्यों बोला जाता है, तो ये जो भारत के 4 महानगर है, पहला दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा चेन्नई, चौथा कलकत्ता, इन चारों को ऐसा जोड़ती है तो क्या बना, चतुर्भुज। तो इसको बोला जाता है। तो कहां कहां जोड़ी, दिल्ली, मुंबई, ये आपका चेन्नई, ये आपका कोलकाता, ये वाला। तो यहाँ पे कौन कौन सा है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, झांसी, बेंगलोर, ये तो हो नहीं सकता है। श्रीनगर, पोरबंदर, नहीं। तो ऑप्शन ये क्या होता है आपका, ये सही होता है। इस मैप में देख सकते हो कुछ इस प्रकार से है ये। और सर्वाधिक दूरी किसका दिखाई दे, कलकत्ता और चेन्नई का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। वो खनन क्षेत्र है, क्या मिलता है, और ये क्या खनिज मिलता है। जैसे कि गुदु महासानी उड़ीसा, ये जानी जाती किसके लिए, मुख्य रूप से लौह अयस्क। ए का 3 देखो 2 जगह है। तलचर सैनी कोयला के लिए जानी जाती है उड़ीसा, बी का 4 देखिए ये वाला मैच हो रहा है। जादूगोड़ा बताया मैंने कहा, यूरेनियम, ये देखो 2। और जावद खान किसके लिए जानी जाती है, जस्ता और चांदी के लिए, तो ये वाला हिस्सा डी का 1। तो ये देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, यहाँ पे मैच होता है कहीं ना कहीं। वहां पे तलचर भी 1 लाइन में पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अगला प्रश्न, राउरकेला इस्पात संयंत्र स्टील प्लांट किसके सहयोग से बना है, यह पूछा गया वहां पे। तो ध्यान रखेंगे आप, जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रहा था तब 1955 में घोषणा होती है, और 1959 में क्या होता है, उत्पादन होता है, जिसके वजह से यहीं पे उसे क्या लेते हैं, निर्माण लिया जाता है, स्थापना। 3 ठो बना था। सबसे पहला राउरकेला, पहला कौन सा, राउरकेला। दूसरा कौन सा बना, भिलाई स्टील प्लांट, बीएसपी। और तीसरा बना कौन सा, दुर्गापुर स्टील प्लांट। ये 3 ठो बना था कब, 1959। जैसे कि आपको पता होगा, भिलाई सोवियत संघ रूस यूएसएसआर के सहयोग से बनता है, दुर्गापुर बनता है ब्रिटेन के सहयोग से, और राउरकेला बनता है जर्मनी के सहयोग से। ये आपका उद्योग वाला टॉपिक है आपके सिलेबस में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना बना है 2nd नंबर पे ये, क्योंकि 59 में उत्पादन होता है यहीं पे। तो राउरकेला पूछा गया किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। तो ऑप्शन डी क्या होता है यहाँ पे, आपका सही होता है। मैं तीनों बता दिया हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें सूची 1 दिया है और सूची 2। यहाँ पे पूर्व का बोस्टन, सूती वस्त्र की राजधानी, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। जैसे कि ये जो सूती वस्त्र है, सर्वाधिक उत्पादन होता है बंबई, महाराष्ट्र। तो सूती वस्त्र की राजधानी कौन हो गया, मुंबई। तो देखो बी का 4 कहाँ मैच हो रहा है, ये वाले हिस्से में। पूर्व का बोस्टन किसको बोला जाता है, तो अहमदाबाद को बोला जाता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है, कानपुर। और दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। तो ऑप्शन देखो, ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। सूती वस्त्र के संबंध में ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तट आधारित इस्पात संयंत्र, ये भी स्टील प्लांट है कहीं ना कहीं, वो भी कोस्टल एरिया में पूछा जाता है। तो भारत में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पे तट आधारित है। तो जैसे कि आपको 3 मैंने तो बता दिया,
और एक है आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम में क्या है, एक स्टील प्लांट है। अब बात करें विशाखापट्टनम की खासियत क्या है, तो भैया आंध्र प्रदेश में मिलता है कडप्पा क्रम की चट्टान, और कडप्पा में क्या मिलता है, चूना पत्थर मिलता है। और स्टील प्लांट के लिए क्या चाहिए आपको, लौह अयस्क चाहिए। ताप के लिए क्या चाहिए, कोयला चाहिए। ये तो यहाँ पे लोहा मिल रहा है क्या आंध्र प्रदेश में, नहीं। तो छत्तीसगढ़ के बैलाडीला से क्या जाता है, यहाँ पे लोहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप। फेमस है ये आंध्र प्रदेश, तट वाला हिस्से में एकमात्र है 1971। तो ऑप्शन क्या होता है, ये सी सही आंसर होता है। आया समझ में ये। हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली की उच्चतम शिखर है। देखिए इसका भी मैं वहां पे बताया हूं, जहां पे एक श्रृंखला आया था जमाने के लिए कहीं ना कहीं वहां पे हो। तो अरावली पर्वत, तो हम बात करें अरावली पर्वत के बारे में, तो अरावली पर्वत का जो निर्माण हुआ है, अगर निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण हुआ है वलन के द्वारा, वलन के द्वारा। और वलन के द्वारा जो पर्वत जो बनी है वो कैसा पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है ये, अवशिष्ट पर्वत। और माना जाता है विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत में काउंट होती है, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत, प्राचीनतम पर्वत है ये, ध्यान रखेंगे। और इसकी जो ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, गुरु शिखर, मैं बताया हूं अभी 1722 मीटर है। साथ साथ एक और पर्वत है माउंट आबू, और माउंट आबू में क्या फेमस है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ये थोड़ा दो याद कर लेना आप लोग। तो यहाँ पे हमको पूछा क्या है, गुरु शिखर को, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होता है, डी सही होता है आपका। आया समझ में। तो ये जितने प्रश्न मैं जो बताया हूँ वो भारत के भूगोल के संबंध में जो आपका छात्रावास अधीक्षक का जो क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन वाला, उसके संबंध में क्या है आपके एमसीक्यूज है। तो इस प्रकार से हम आपके लिए एमसीक्यू श्रृंखला लाते रहेंगे। आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा। निरंतर आपको एग्जाम से पहले जो सामाजिक अध्ययन का जो सिलेबस है उसका जो पार्ट है वो आपको हम एमसीक्यूज के तहत क्या करेंगे, कंप्लीट करवा देंगे। और अगर आपको लगता है अधिक पढ़ना है आप सभी को, तो हमारे लिए 12 जुलाई से क्या चल रहा है, छात्रावास अधीक्षक के एक स्पेशल बैच चल रहे, ओनली ऑनलाइन है वो, तो आप उसको खरीद सकते हो, जिसमें आपको मैथ्स, कंप्यूटर, बाल मनोविज्ञान जो सिलेबस है वो पहले क्लासेस चल रही है। तब तक के लिए हम धन्यवाद करते हैं आप सभी का। आप वीडियो में बने रहिएगा।